नमस्कार, मैं हूँ आकृति। आप देख रहे हैं द आज़ाद आवाज़। महिला दिवस के अवसर पर हमारा चैनल आपको ऐसी महिलाओं से रूबरू कराएगा जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में कुछ उपलब्धियाँ अपने दम पर हासिल की हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ हैं स्मृति त्रिपाठी जी, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ की एचओडी। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, आप पहले इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बताइए। एनवायरनमेंट या पर्यावरण विज्ञान जिसे आप जानते हैं, ये एक बहुत ब्रॉड डिसिप्लिन है, एक बहुत लंबा विषय है जिसके बारे में बहुत ही ज़्यादा डिस्कस किया गया है और अभी इसके लिए बहुत ज़्यादा जागरूकता फैल गई है डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी या फिर आसपास के एरियाज़ में बिकॉज ऑफ दिस कोविड की वजह से एनवायरनमेंट में कंसर्न ज़्यादा है। पर्यावरण विज्ञान पहले बहुत कंसर्न का सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था, पर जैसे जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं, पर्यावरण विज्ञान एक बहुत स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट हो चुका है। इसमें 14 मेन डिसिप्लिन्स इन्वॉल्व होते हैं, लाइफ साइंसेस और मैनेजमेंट स्टडीज़, इकोनॉमिक्स। कोई एक ऐसा सब्जेक्ट या कोई एक ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ एनवायरनमेंट इंक्लूड नहीं हो। आप किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, जैसे आप जियोलॉजी की बात करते हैं तो वहाँ एनवायरमेंटल जियोलॉजी, आप माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हो तो एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल फिज़िक्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, हर एक फील्ड में एनवायरनमेंट इंक्लूडेड है और बहुत ही कंसर्न का सब्जेक्ट है। अभी हम बात करते हैं अगर एनवायरनमेंट के स्कोप्स की, तो एनवायरमेंटल साइंस का जो स्कोप है वो भी बहुत ही ज़्यादा है। एनवायरमेंटल साइंस का जो बच्चा है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, जिसे फील्ड्स में कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। मैं अभी उन बातों को एक साथ इनकॉर्पोरेट कर ले रही हूँ। यहाँ क्या है कि जैसे जो बच्चा है एनवायरमेंटल साइंस करके जो निकला है, वो बच्चा गवर्नमेंट सेक्टर और नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर दोनों में एक साथ जा सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो इंस्टीट्यूशंस हैं या नेशनल लेबोरेटरीज़ हैं, इनमें बच्चे का एज अ साइंटिस्ट अपॉइंटमेंट होगा। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इन सारे बोर्ड्स में एनवायरमेंटल साइंटिस्ट अपॉइंट होते हैं। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में आप सभी WWF के बारे में जानते हैं, यूनिसेफ के बारे में जानते हैं, इवन WHO। ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंक्लूडिंग सम CEE जो सेंटर ऑफ एनवायरनमेंट एंड एजुकेशन इन इंडिया के जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनमें भी एनवायरमेंटल साइंटिस्ट, एनवायरमेंटल बायोलॉजिस्ट, इनकी अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी होती है। इनके अलावा अगर कोई बच्चा फर्दर पढ़ाई करना चाहता है तो वो PhD कर सकता है। PhD के बाद वो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर में जॉब अपॉर्चुनिटी ले सकता है। तो इसलिए एनवायरनमेंट विषय एक लेमैन के लिए भी बहुत कंसर्न का है और अगर इसमें पढ़ाई करते हैं तो वो भी एक बहुत ही ऊपर तक बच्चा आगे प्रोग्रेस कर सकता है। मैम, ये जो सब्जेक्ट है इसमें जो एडमिशन है पहले के हिसाब से और आज के हिसाब से मतलब सब्जेक्ट्स काफ़ी एक्सप्लोर कर रहे हैं बच्चे, तो इसमें एडमिशन रेट बढ़ी है या नहीं? एडमिशन रेट यहाँ पे जैसे अभी लास्ट ईयर तक मैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की बात करती हूँ, तो पहले हमारा जो सिर्फ MSc एनवायरमेंटल साइंस कोर्स चलता था बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में, अभी इसमें 2 कोर्सेज और इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। एक है BSc इन एनवायरमेंटल साइंस एंड दूसरा है PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। BSc एनवायरमेंटल, क्योंकि नॉर्मली जो अब इंडस्ट्रीज़ हैं, आपको पता है कि जो भी इंडस्ट्री हैं, जो गवर्नमेंट का रूल है उसके अकॉर्डिंग कोई भी इंडस्ट्री बिना एनवायरमेंटल सेल के इस्टेब्लिश नहीं हो सकती। अगर किसी इंडस्ट्री में एनवायरमेंटल सेल नहीं है तो उस इंडस्ट्री को हम इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, गवर्नमेंट उसे वहीं पे एनवायरमेंट क्लियरेंस देने से मना कर देगी। तो सारी इंडस्ट्रीज़ में एनवायरमेंटल सेल कंपलसरी है और वहाँ एनवायरमेंटल साइंटिस्ट होने चाहिए। तो जो एनवायरनमेंट का बच्चा है वो डायरेक्टली जो एनवायरमेंटल सेल है किसी भी इंडस्ट्री का, वहाँ रिक्रूट होता है। तो इस जॉब अपॉर्चुनिटी को देखते हुए एनवायरनमेंट की फील्ड में कोर्सेज भी बढ़े हैं और साथ ही साथ एडमिशन भी बढ़े हैं। तो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में भी जैसे आप देख रहे हो कि हमने 2 और कोर्सेज स्टार्ट किए और इन फ्यूचर हम MTech भी स्टार्ट करना चाहेंगे इन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, क्योंकि इनका स्कोप बहुत ज़्यादा है और बच्चे आना चाहते हैं। जी,
तो झांसी में हाल ही में इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो बड़ी हैं, चल रही हैं काफ़ी अच्छे से, तो एनवायरनमेंट के लिए तो वो अच्छी हैं, लेकिन जो ऑटो चालक हैं उनके लिए उनका रोज़गार जा रहा है। तो सरकार को मतलब किस चीज़ को ऊपर प्रायोरिटी देनी चाहिए और आपको क्या लगता है क्या ज़रूरी है ज़्यादा? बीइंग एनवायरमेंटल साइंटिस्ट मैं तो अपनी फील्ड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूंगी, तो मेरे अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रिक बसेस ज़रूरी हैं। बट जैसा आपने कहा कि जो रोज़गार जा रहा है तो उनके लिए हम एक टाइम बाउंड ड्यूरेशन, जैसे आपकी इलेक्ट्रिक बसेस हैं ये छोटी छोटी डिस्टेंस पे नहीं चलती, ये एक लॉन्ग डिस्टेंस का प्रोसेस है, लंबी दूरी के लिए चलती हैं। तो इनका एक टाइम लिमिट है कि वो इस टाइम से इस टाइम तक ही चलती हैं। तो जो ऑटो ड्राइवर्स हैं वो छोटी दूरियों के लिए या जो उन बीच का गैप है उनमें वो कवर अप कर सकते हैं। तो हमारे लिए ये है कि अगर हम दोनों को एक साथ गवर्नमेंट ऐसा कोई रूल बनाए या जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको इस तरह से मिक्सअप किया जाए कि एनवायरनमेंट को भी लॉस ना हो और साथ ही साथ जो ऑटो ड्राइवर्स हैं उनका भी लॉस ना हो, तो दोनों चीज़ें मिक्स होके एक साथ चल सकती हैं। बट मैं प्रेफरेंस तो इलेक्ट्रिक बसेस को दूंगी कि उनके लिए वो ज़्यादा एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो पहले के हिसाब से मतलब लोगों में जागरूकता बढ़ी है कि नहीं एनवायरनमेंट को लेके कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है? इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल दे सकती हूँ। मेरा बच्चा है, वो 3 इयर्स का बच्चा है और वो कभी भी जब चॉकलेट वगैरह कुछ खाता है या कभी बाहर गया है तो वो क्या करता है, उसे अपनी पॉकेट में रखता है रैपर को, और जब वो घर आता है तो उसे डस्टबिन में डालता है या इन बाहर उसे कहीं कोई डस्टबिन मिलता है तो वो उसमें डाल देता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि स्कूल में उसे ये बताया जाता है कि आप उसे बाहर ना फेंको। तो अभी जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है वो बेसिक से स्टार्ट हुआ है, स्कूलिंग से स्टार्ट किया है। तो स्कूल से स्टार्ट करने की वजह से जो पुराने लोग नहीं लेकिन अब की जो जनरेशन है वो एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा जागरूक है और उनमें जागरूकता बढ़ रही है कॉन्टिन्यूसली। तो मैम जो अभी पहले के समय में पढ़ाई को लेकर मतलब ऑफलाइन एग्ज़ाम्स, स्टडीज़ एंड ऑल, और अभी जो है ऑनलाइन हुआ सब कुछ, तो एनवायरनमेंट स्टडीज़ को लेके मतलब क्या बदलाव रहा उन चीज़ों में? देखिए, एनवायरनमेंट जो बेसिक सब्जेक्ट है वो फील्ड स्टडी पे डिपेंड करता है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे डिपेंड करता है। तो पहले जो ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, उन ऑफलाइन क्लासेस में बच्चा डायरेक्ट इंटरैक्ट करता है। वो उन चीज़ों को देखता है, समझता है और फिर अपने आप अंदर लाने की कोशिश, इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करता है। तो वो ज़्यादा अच्छी बातों को समझ पाता है, देख पाता है और उसे इम्प्लीमेंट कर पाता है। ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है कि हम बच्चे को सारी चीज़ें तो समझा देते हैं बट उसे हम प्रैक्टिकल एक्सपोज़र नहीं दे पाते। तो जब प्रैक्टिकल एक्सपोज़र नहीं मिलता है तो बच्चा प्रॉपर उस चीज़ को समझ नहीं पाता। उसे बुकिश नॉलेज तो होती है बट प्रैक्टिकल नॉलेज उसे नहीं होती है। तो अभी मेरे अकॉर्डिंग ऑनलाइन तो बेटर है क्योंकि एक ऑप्शन था, बट इन सम फील्ड्स जहाँ प्रैक्टिकल एक्सपोज़र ज़्यादा ज़रूरी हैं उनके लिए ऑफ़लाइन क्लासेस ही अच्छी हैं और उन्हें ही फर्दर प्रमोट करना चाहिए। जी, तो एक महिला होने के नाते आपको क्या लगता है, क्या स्ट्रगल अलग पुरुषों से करने पड़ते हैं या फिर मतलब महिलाओं को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है एक वर्किंग वुमेन होने के नाते? वर्किंग वुमेन होने के नाते मैं खुद उन चीज़ों को फेस कर रही हूँ, इसलिए मैं इस चीज़ में थोड़ा ज़्यादा समझ सकती हूँ। जो घर में विमेन रहती हैं उनके ऊपर वर्कलोड बहुत होता है, उनके ऊपर उनको समस्याएं भी बहुत होती हैं, लेकिन जो वर्किंग वुमेन हैं उन्हें दोनों फ्रंट पे लड़ना पड़ता है। उन्हें अपने ऑफिस में भी लड़ना पड़ता है, उन्हें वहाँ भी स्ट्रगल करनी पड़ती है और साथ ही साथ उन्हें घर के काम के लिए भी स्ट्रगल करनी पड़ती है। स्ट्रगल इन सेंस मैनेजमेंट, 24 घंटे में से आपको दोनों फील्ड को प्रॉपर मैनेजमेंट करना है। अगर इवन आपके साथ आपके बच्चे हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके साथ ओल्ड एज पर्सन है, तो आपको सारी चीज़ें एक साथ कंसर्न दिखानी पड़ती हैं। साथ ही डिपार्टमेंट लेवल पे भी आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होती हैं। तो दोनों प्रेशर को एक वर्किंग वुमेन एक साथ बहुत मुश्किल से हैंडल कर पाती है। तो इसीलिए मुझे ये लगता है कि हमें अपने ऊपर, अगर हम वर्किंग हैं तो हमें अपने ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा कंसर्न दिखाना चाहिए खुद को, क्योंकि
बाकी चीज़ें तो हमारे साथ नहीं होती हैं हमेशा, सिर्फ हमारी जो बॉडी है या हमारी जो स्ट्रेंथ है वही हमारे साथ हमेशा चलती है आगे। तो अगर हम खुद को ज़्यादा ध्यान दें तो हम दोनों फ्रंट पे स्ट्रांगली इस्टेब्लिश कर सकते हैं और दोनों को एक साथ मैनेज कर सकते हैं और सबको हैप्पी रख सकते हैं, जो नॉर्मली नहीं होता है, बट वी कैन ट्राई फॉर दैट। हम ऐसा कर सकते हैं। तो आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस वुमेंस डे पे? वुमेंस डे पे मैं महिलाओं से बस इतना कहना चाहूँगी कि हम सबका ध्यान रखते हैं बट हम अपना ध्यान नहीं रख पाते। तो हमें ऐसा चाहिए, क्योंकि सारा सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है, तो हमें सबका ध्यान देने के साथ साथ अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हम स्ट्रांग रहें। तो जैसे हमारी जितनी चीज़ें हम अपनी स्ट्रेंथ के साथ चीज़ों को कर पाएंगे या समझा पाएंगे, वो हम अपनी वीकनेस के साथ नहीं समझा पाएंगे। तो इसलिए हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा और अपनी स्ट्रेंथ के लिए हमें अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जुड़े रहिए हमारे साथ।